हे गाइस, 24 जुलाई 2025 मन अति सुंदर के फुल एपिसोड को आज मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन। तो बिना किसी नोक जोक से मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि घर में आग लग जाती है। आग को देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब आग लगी कैसे, सवाल ये उठता है। आग ऐसे लगी कि हलवाई वो गर्म तेल का कुछ लेके जा रहा होता है, कढ़ाई वगैरह, तो उसमें से कुछ चिंगारी वगैरह लगने से उस तेल में आग लग जाती है और पास ही लाइट का मीटर वगैरह होता है, तो आग वहीं भी टच हो जाती है और पूरा आग का माहौल हो जाता है। फिर ओम जी आग बुझाने वाले अग्निशमन यंत्र को लाने को कहते हैं, कोई पानी डालने को कहते हैं। अब मीटर पे पानी डालेंगे तो और भी ज़्यादा धमाका हो सकता है। और उस समय राधिका भी वहीं मौजूद होती है और राधिका आग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि बचपन से ही आग से उसे सदमा बिठा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी माता पिता को आग में ही खो दिया था। और आग बहुत ज़्यादा बढ़ने से उधर कपड़े का कोई उछलना राधिका के ऊपर ही उछलने वाला होता है, लेकिन राधिका तो पहले से ही सदमे में डूबी हुई होती है। राधिका को काफ़ी आवाज़ लगाई जाती है कि दूर हटो, तुम जल जाओगी, दूर हटो, लेकिन राधिका को कुछ सुनाई नहीं देता है। और प्रथम भी उसे बार बार कहता है। फिर आखिरकार प्रथम हाथ पकड़कर राधिका को दूर हटाता है। एंड मोमेंट पर प्रथम अगर राधिका को नहीं बचाता तो वो जलता हुआ पर्दा राधिका के ऊपर गिरता और वो भी जल जाती। प्रथम का इस तरह से राधिका को बचाना, प्रेम की एक नई किरण राधिका के मन में उजागर हो जाती है और प्रथम भी राधिका के शरीर के प्रति आकर्षित न होकर उसके मन के प्रति आकर्षित होता है। तभी तो है मन अति सुंदर। फिर प्रथम उस अग्निशमन यंत्र से आग बुझाता है। अब ओम जी सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि आग लगी तो लगी कैसे। तो हलवाई साहब बोलते हैं कि कढ़ाई से आग लग गई थी, वो भी बहुत ही डरते हुए, क्योंकि ये मित्तल परिवार है, मित्तल परिवार। अब ओम जी ऐसे थोड़ी मानने वाले हैं। ओम जी कहते हैं कि वो कढ़ाई वहाँ गई कैसे। और दादी का भी इतना कड़क स्वभाव और वो भी झल्लाते हुए बोलती है कि बोलो, चुप क्यों हो। हलवाई डरते और सहमे हुए से बोलता है कि हम इसे बाहर लेके जा रहे थे, तब ये गिर गया। अब ओम जी का फिर से नया सवाल कि यहाँ मिठाई बनाने को आपको किसने कहा। अब हलवाई बहुत डर जाते हैं, दादी भी झल्लाती है। तो अब हलवाई का रंग ढंग देखो, उसने तो इशारा राधिका की तरफ कर दिया। राधिका और डर जाती है। वो हलवाई को बचाने के चक्कर में खुद गालियाँ खाती है। दादी राधिका से कहती है कि क्या सोचकर तुमने हलवाई को वहाँ काम करने की इजाज़त दी, किसने कहा तुम्हें। और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से हम जल कर राख हो जाते और यहाँ शादी नहीं मातम होता, मातम। राधिका थर-थर काँप रही होती है और दादी झल्लाते हुए कहती है कि जब वो पर्दा उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा था, वो भी आग से जलते हुए, और तुम कुछ सुन भी नहीं रही थी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम जल जाती, तो हमें जेल हो जाती। प्रथम राधिका की तरफ देख रहा होता है, उसे राधिका के ऊपर दया आ रही होती है। इतने में उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो मंदिर में मिली थी, जो अपने भाई को बचाने के लिए खुद मार खाने के लिए आगे आ गई थी। आखिरकार सबके सामने प्रथम कह देता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने अपना सर रेलिंग में फंसा लिया था दान पेटी के पास, और तुम्हारे भाई ने ही दान पेटी से चोरी की थी ना। अब रही कहीं इज्जत थी राधिका की, वो भी मिट्टी में मिल गई। ऐसा कहने पर दादी कहती है कि प्रथम बेटा, तू किसे उठा लाया, एक चोर को हमारे घर में चोरी करने के लिए तू इनविटेशन दे रहा है। राधिका सच बोलती हुए कहती है कि हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमारे भाई ने जो पैसे लिए थे दान पेटी से, हमने वापस डाल दिए थे। अब रजनी को थोड़ा शक होता है कि हमने तो भाभी को साफ साफ मना किया था कि सर्किट एरिया के पास खाने पीने का, हलवाई का सामान नहीं रखवाना है, तो फिर इसने क्यों रखवाया होगा। रजनी फ़ौरन जाती है अपनी भाभी के पास, क्योंकि उसने अपनी भाभी से मना किया था और उसको है भूलने की बीमारी। अब दादी और ताने मारते हुए कहती है, अब सुजाता के ताने जो कम थे, जो अब ये दादी ताने मार रही है इस राधिका को। दादी कहती है कि लगता है तुम्हारा खाना है ना तुम्हारे शरीर तक ही पहुंचता है, इसलिए मोटी चिट्टी हो गई हो, तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचता है, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम कम करता है। अब ओम जी भी प्रथम पर जलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम प्रथम है, लेकिन काम तुम्हारे अंतिम वाले हैं सारे, वो भी सही ढंग से नहीं निभा सकते हो तुम। और तुमने ये किस नौसीखे वेडिंग प्लानर को बुलाया है। प्रथम को डांटी मिले और दादी का दिल न घबराए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पोते का साथ देते हुए दादी कहती है कि बेटा तू उसे क्यों डांट रहा है, इसने तो बुक करवाया, अब कंपनी वालों ने दूसरी लड़की भेज दी, तो इसमें इसकी क्या गलती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि गलती इसकी माँ की है, क्योंकि इसने ही इसे अंदर लाया। दिखने में भले ही अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन काम क्या पता अच्छे हो। मैं तो इसे घर में ही ना घुसने दूँ। अब देख लो, हो गया काम, बिगड़ गया ना काम। राधिका अपने घुटने टेक देती है और कहती है कि माना कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए और एक और मौका दे दीजिए। दादी साफ साफ मना कर देती है कि मित्तल परिवार में कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है और ना ही इधर माफ़ी मिलती है।
तुम हमारी पोती का कोई वेडिंग प्लानर वगैरह काम कुछ भी नहीं करोगी और यहाँ से निकलो फ़ौरन। बेचारी राध्या की तो कोई गलती नहीं है, गौरी के कहने पर वो यहाँ पर आई है, ऊपर से आग लग गई, उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं है। हलवाई ने इसके ऊपर आरोप डाल दिया तो इसने चू तक नहीं किया कि मैंने नहीं बोला था, डांटी पड़ी तो खा ली। ऊपर से सोनू की चोरी का इल्ज़ाम भी सर पे ले लिया और अब पूरी तरह से दुत्कार के उसको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो भी वो सहन करके अब जाने वाली है। ऊपर से गौरी की भी टेंशन है कि गौरी दीदी ने कितने विश्वास से हमें भेजा और हमने पूरा बिगड़ा कर दिया। इधर रजनी आती अपनी भुलक्कड़ भाभी के पास और भाभी तो मज़े से ईयरफोन लगा के आइसक्रीम खा रही है, उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा है। जल्लाते हुए रजनी कहती है घर में इतना हंगामा हो गया और भाभी आपको कुछ पता नहीं चला। भाभी कहती है क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। फिर रजनी को पता चलता है कि भुलक्कड़ भाभी की वजह से ही आग लगी है। उस भुलक्कड़ भाभी ने, जहाँ रजनी ने मना किया था कि यहाँ कोई कैटरर्स का कुछ सामान वगैरह खाना वगैरह नहीं बनना चाहिए, और दूसरी जगह जहाँ बोला था वहाँ पर उसकी भाभी ने न बोलकर जहाँ मना किया था ना, उधर उसने कैटरर्स को खाना बनाने के लिए कह दिया। रजनी कहती है गलती ना मेरी है, मुझे आपको कोई काम बताना ही नहीं था। भाभी कहती है हाँ गलती मेरी है, उस लड़की ने भी यहाँ मना किया था, मैंने ही बोला था कि यहाँ लगा दो। रजनी को दया आ जाती है राध्या पर और कहती है कि गलती किसी की और सज़ा मिल गई बेचारी उस लड़की को। इतने में अदिति आ जाती है और कहती है कि माँ अच्छा ही हुआ ना उस धरती के बोझ को दादी ने फटकार के निकाल दिया। रजनी थोड़ा डांटती है और कहती है ऐसे क्या बात कर रही हो अदिति, और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ ये? तो अदिति कहती है कि मेरे हाथ के मोच आ गई, उस धरती के बोझ ने मुझे धक्का दिया था। रजनी कहती है बेटा वो तुम्हें धक्का क्यों मारेगी? अदिति कहती है मुझे नहीं पता क्यों मारा उसने धक्का। फिर रजनी कहती है कहाँ धक्का मारा, मुझे लेकर जाओ उस जगह पर। जैसे ही वो लेकर जाती है तो वो देखती है कि झूमर नीचे पड़ा होता है। एक्चुअली राध्या ने अदिति को बचाने के लिए धक्का मारा था, अगर वो उस समय धक्का ना मारती तो अदिति के ऊपर वो झूमर गिर जाता। अदिति कहती है अच्छा उसने मुझे बचाने के लिए धक्का मारा, अगर ये झूमर मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरा पूरा फेस खराब हो जाता। इधर राध्या उदास हुई हुई घर पर जाती है और गौरी भी कहती है कि क्या राध्या आज तो मैनेज कर लेती, आज तो थोड़ा बहुत ही काम था। राध्या कहती है कि गौरी दीदी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे पता न चला कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। अब सुजाता की जेठानी भी राध्या पर झल्लाती है कि वो भी सुजाता के मुंह पर कि तुम्हारी पोती से तो कुछ हुआ नहीं, हमारी पोती का काम बिगाड़ दिया इसने। गोलू कहता है कि जाने दो ना माँ, गलती हो गई, बच्ची है। तो सुजाता की जेठानी सुजाता को सुनाते हुए कहती है कि नहीं गोलू तुम चुप रहो, इन्हें ना मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है। और फटकारते हुए कहती है कि अपना ये गुस्सा सुजाता तुम मुझे तब दिखाना जब तुम इस घर का खर्चा निकालने के लायक बन जाओ। अब सुजाता का भी वापस से वही भाषण शुरू हो गया है राध्या के ऊपर। आज पता नहीं राध्या ने सुबह किसका मुंह देखा होगा उठते वक्त, जो सुबह से उसके ऊपर जो मिला वो चिल्ला रहा है। सुजाता कहती है कि इस लड़की ने ना मुझे नीचा गिराने की कसम खा रखी है। सुजाता अपने चप्पल सैंडल खोलती है और एक सैंडल हाथ में लेते हुए राध्या की तरफ, अब वो सैंडल देती है राध्या के हाथ में और अपने आप को ही मारने लग जाती है। सुजाता कहती है बच्ची बच्ची जो भी कसर है ना वो भी अभी पूरी कर दो राध्या, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियाँ भी हमें ही सुननी पड़ती है। दादी सुजाता से कहती है कि क्या तरीका है ये सुजाता तुम्हारा। सुजाता को अब खांसी होने लग जाती है। खांसी होने की वजह से राध्या जाती है अपनी दादी के लिए पानी लेने के लिए, तो सुजाता खांसते खांसते बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहती है कि रुक जाओ राध्या, तुम ऐसा करना उस पानी में जहर मिला के दे देना, क्योंकि तुम्हारे साथ जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम मुक्ति पाले मर जाएं। तुम्हारा ये मनुष्य चेहरा हमारे सामने से हटा लो, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहते हुए सुजाता वह सैंडल राध्या के ऊपर फेंक देती है, लेकिन उस वक्त राध्या का हाथ पकड़कर उस सैंडल की मार से उसे बचा लेता है कोई। आखिर एंड मोमेंट पर किसने बचाया राधिका को? ओहो, प्रथम ने बचाया है राध्या को। दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। प्रथम सबसे कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। वो कहता है मैं बाद में आता हूँ। फिर प्रथम जाने लगता है तो धीरे से फुसफुसाते हुए राध्या गौरी से कहती है गौरी दीदी प्रथम मित्तल है ये। फिर सुजाता के भी जेठानी सुन लेती है और कहती है अरे आप बेटा रुको, हमें पहचाना नहीं था, आ जाओ अंदर आ जाओ। और वो कहती है कि जो दरअसल आपने वो नोकझोंक देखी वो इस राध्या की वजह से हो रही थी, इसने तुम्हारे घर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसलिए सब गुस्से में थे। और तुमको तो पता ही है ना दादियों को तो ओवर रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है, इसीलिए इसकी दादी ने थोड़ा ज़्यादा एक्टिंग कर दी।
फिर दादी हाथ जोड़ते हुए कहती है कि बेटा, इसकी तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। प्रथम कहता है कि सॉरी, वो है ना, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया था। सुजाता अंदर ही अंदर सहम जाती है कि हे भगवान रे, ये कहीं उस नुकसान की भरपाई के लिए नहीं तो आ गया। फिर प्रथम मित्तल बोलता है राध्या से सॉरी और कहता है कि हमें पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी, मेरी भाभी को भूलने की बीमारी है, उनकी वजह से लगी। और थैंक यू मेरी बहन की जान बचाने के लिए, तुमने उसे धक्का देकर उसकी जान भी बचाई। अब सुजाता से राध्या की तारीफ सहन नहीं हो रही है। फिर प्रथम को पता चलता है कि राध्या गौरी नहीं है जिसने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो उसने गौरी को दिया था, लेकिन आई राध्या। तो उसे पता चलता है कि गौरी के पैर के मोच आई हुई है, इसलिए राध्या उसकी जगह पर आई थी। थोड़े दिन बाद में गौरी आ जाएगी। फिर प्रथम गौरी से कहता है कि मेरी माँ ने डिसाइड किया है कि आप ही लोग शादी का सारा संभालेंगे, काम वगैरह। मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आ गया हूँ। जैसे ही गौरी खड़ी होने वाली होती है, उसके पाँव के आ रखी है मोच, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो प्रथम कहता है कि आपसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, फिर आप कैसे संभालेंगी? तो सुजाता की जेठानी कहती है कि अरे आज संभाला जैसे संभाल लेंगी। अरे गौरी ने तो अपनी असिस्टेंट राध्या को सब कुछ समझा के भेजा था, बस 2 दिन की बात है, फिर हमारी गौरी सब संभाल लेगी। इतने में प्रथम के कॉल आ जाता है किसी गर्लफ्रेंड का, जिसके साथ उसे मूवी देखने जाना होता है। वह मनी मन सोचता है कि इन सब चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मेरी जीएफ के साथ मूवी देखने जाना था। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और गौरी सोचती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट बिना साइन करके ही भाग गया, कहीं वो मेरी पैर की चोट को देखकर तो नहीं भाग गया। अब प्रथम अपनी जीएफ निहारिका के साथ मूवी देखने के लिए जा ही रहा होता है। इतने में निहारिका का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि प्रथम मूवी शुरू भी हो गई है और तुम्हारा कोई आता है ना कोई पता है? तो प्रथम कहता है कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो निहारिका कहती है कि मतलब हम इंटरवल के बाद मूवी देखेंगे? प्रथम यार, तुम्हारे पापा सही कहते हैं कि तुम्हारा नाम प्रथम है, लेकिन आते तुम सबसे लास्ट में हो। तुम्हारा कोई मतलब है ही नहीं कि हमारा रिलेशनशिप है, उसका कोई मतलब ही नहीं रखा है तुमने। इतने में राध्या कार के पास आ जाती है, जहाँ प्रथम कार में बैठे बैठे निहारिका से बात कर रहा होता है। राध्या दरवाज़ा खटखटाती है। प्रथम का 2-3 बार इशारा करने के बावजूद भी राध्या को कुछ समझ नहीं आता है और वो ऐसे ही खटखटाती रहती है। फिर झल्लाते हुए प्रथम कहता है रुक जाओ यार, और वो आवाज़ सुनाई दे देती है निहारिका को। निहारिका कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे धुतकार रहे हो? निहारिका प्रथम से गुस्सा हो जाती है और वो फ़ोन कट कर देती है। राधिका 5 मिनट से बराबर दरवाज़ा नॉक कर रही थी और निहारिका और प्रथम का जो रिलेशनशिप था वो उसी भी टूट भी गया। और फिर प्रथम पूरा गुस्सा राध्या पर निकालता है और कहता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, दरवाज़ा तोड़ने का है? राध्या कहती है नहीं सर, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया पर बताया नहीं आगे क्या करना है। गुस्से में प्रथम कहता है मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब मत करो। राध्या को समझ नहीं आता है कि पहले थैंक यू सॉरी कहा और अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे ऊपर। फिर इतने में प्रथम अपनी गर्लफ्रेंड निहारिका को कॉल कर ही रहा होता है। उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि घर में बहन का शादी आ रखा है और तुम दोनों भाई गायब हो, चलो घर आओ फ़ौरन। फिर प्रथम कहता है कि अब तो घर ही जाना पड़ेगा। फिर प्रथम आकर घर पर बताता है कि जो इवेंट प्लानर थी उसके तो पाँव में मोच आ रखी है। दादी कहती है उसकी पाँव में मोच आ रखी है तो हम दूसरा इवेंट प्लानर कर देते हैं। अदिति कहती है कि दादी इतने कम समय में कौन हमारा इवेंट प्लानर का ये कॉन्ट्रैक्ट लेगा, और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर तो वैसे ही बुक हो गए होंगे। रजनी भी कहती है कि गलती हमारे परिवार से हुई है, उसने तो हम सबको बचाया है और हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत बात है ना। एक और मौका देते हैं उसे, लड़की समझदार है, संभाल लेगी। दादी कहती है अरे जो लड़की अपना वजन तक नहीं संभाल सकती तो वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या खाक संभालेगी। इतने में राध्या की उम्र भी बहुत लंबी होती है, वो मौजूद होती है और दरवाजा खटखटाती है। दादी की ताना सुनी भी सुन लेती है। दादी फिर जलाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या दोबारा काम मांगने के लिए आई हो? अब एक तो राध्या को वेडिंग प्लानर का कोई अता पता भी नहीं है कि कैसे काम संभालते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, और वो आ गई है इतने बड़े घराने में संभालने के लिए गौरी के कहने पर। अब राध्या कैसे वेडिंग प्लानर का सारा काम संभालेगी और क्या मित्तल परिवार राध्या के लिए इस काम से खुश होगा? अगर आप राध्या को सपोर्ट करते हैं तो आई सपोर्ट राध्या का कमेंट जरूर लिखें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।